नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं उमेश कुमार। आज अपन चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी यानी आईएएस प्री 2020 यानी यूपीएससी प्री 2020 के इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना था और वर्तमान परिदृश्यों के हिसाब से क्वेश्चनों को तार्किकता से आपको सोल्व करना था। देखिए कहाँ पे गलती रही और क्या तकाजा रहा क्वेश्चनों का। बात करते हैं यूपीएससी प्री इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में। इकोनॉमिक से आने वाला पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, लगभग कोविड-19 से रिलेटेड सा क्वेश्चन है, लेकिन कोविड-19 से संबंधित एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया है। अगर मैं चर्चा करूं तो क्वेश्चन है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है। अभी वर्तमान में आप देख रहे थे कि कोविड-19 के कारण से पूरे के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन का शिकार थी, यानी वैश्विक संकट था। क्वेश्चन यहां पे यूपीएससी ने पूछा है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ में कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। यानी वास्तव में अगर ऐसा लगता है कि विश्व में दोबारा से ऐसी वैश्विक संकट, कोई भी वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है, तो भारत को क्या करना चाहिए। वैश्विक संकट अगर है तो इसका मतलब पूरी की पूरी विश्व की इकोनॉमी में जो जो इफेक्ट हो रहा है उसका इफेक्ट भारत पे भी रहेगा। अगर भारत सरकार इन इफेक्टों को कम कर ले तो शायद अपन कुछ क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। इनमें वो इफेक्ट जो अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनसे अपने को लड़ना होगा। कौन से इफेक्ट है जो अर्थव्यवस्था को तेज गति से प्रभावित करते हैं, जैसे विदेशी निवेश है, विदेशी कैपिटल है, आपका उनके साथ में संबंध है। कैपिटल किस तरीके से विदेश से आ रही है और किस तरीके से विदेश से जा रही है, उस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमी पे होने वाला इफेक्ट। देखिए यहाँ पे अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं रहना, यह कह रहा है अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं रहना। ऐसा होना चाहिए। अगर अपन शॉर्ट टर्म विदेशी ऋण की बात करते तो होता क्या है भाई, अपने को जब भी कोई महामारी या कोई संकट आता है तो पैसे की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, अल्पकालिक ऋण ऐसे होते हैं जो आपको फटाफट लौटाने पड़ते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी और ज्यादा क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो इस तरह के उपायों को सरकार को नहीं अपनाना चाहिए। यानी बिल्कुल ये बात यहां पे क्या है, सही है। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। अगर विदेशी बैंकें आ रही हैं तो विदेशी बैंक कुछ ना कुछ निवेश लेके आएगी, विदेशी बैंक कुछ ना कुछ पूंजी लेके आएगी। और अगर विदेशी बैंक भारत में अगर बिजनेस कर रही है और अगर बिजनेस स्थापित हो रहा है, इससे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, नई अवसंरचना का निर्माण होगा, तो इससे तो स्थिरता आने वाली है। जितने ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे उतनी ही ज्यादा उनके द्वारा क्या उपलब्ध करवाई जाएगी, तरलता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये तो वैश्विक संकट के लिए क्या है, एक तरीके से रामबाण के रूप में काम करेगा। तो ये नहीं हो सकता है। यानी ये आपकी अगर बात करें जाए दोस्तों कि कुछ विदेशी बैंकों को क्या करना, प्रारंभ करना चाहिए। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को क्या करना, बनाए रखना। ध्यान दीजिएगा, पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। जब भी अपन व्यापार करते हैं तो दो तरह के खाते होते हैं, एक आपका करंट अकाउंट और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो जो एक साल के लिए क्या होता है, प्रभावी होता है, जिसका इफेक्ट केवल एक साल के लिए रहता है, उसे करंट अकाउंट कहते हैं। और जो लंबे समय के लिए प्रभावित रहता है उसे कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा होना चाहिए, इसको पूर्ण प्रभावी बनाना जाना चाहिए। ये आपका, इसके लिए 2 बार समिति स्थापित की जा चुकी है, तारपोरकर समिति फर्स्ट और तारपोरकर समिति सेकंड। तारपोरकर समिति फर्स्ट 1997 और तारपोरकर समिति सेकंड 2006 में स्थापित की जा चुकी, जिन्होंने बार बार ऐसा कहा है कि भारत में रुपए को परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए पूंजीगत खाते पे भी। और तारपोरकर समिति सेकंड के अनुसार 3 चरणों में रुपए को परिवर्तनीय बनाया जाना था, यानी 2011 तक, जिसमें यह देखना था भारत में स्थिरता रहे, विदेशी ऋण की स्थिति
कम रहे तो उस स्थिति में आप रुपए को क्या कर सकते हो, परिवर्तनीय कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि सबसे अधिक संभावना कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है, तो के लिए कौन सा कथन उत्तर सही है, वो अल्पकालीन ऋणों पर निर्भर नहीं रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है। और आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा, आपको पहला आंसर यहाँ पे सही करना था। तो समझ रहे हो बात को, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पे भारत को निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर ये निर्भर रहते हैं तो इससे अस्थिरता आती है, जबकि बैंकें निवेश को बढ़ाकर अवसंरचना को मजबूत करती है, लिक्विडिटी को बढ़ाती हैं और पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तन होने से निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और जितना ज़्यादा निवेशक आएगा उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट भारत में होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह कह रहा है मुद्रा की समग्र पूर्ति यानी मनी सप्लाई। यहां पे बात की जा रही है मनी सप्लाई की। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी इकोनॉमी का जब पेपर सोल्व करना हो तो सबसे पहले आपको की पॉइंट पकड़ने चाहिए। यहां पे की पॉइंट के रूप में एक शब्द आया आपके सामने, मनी सप्लाई। ये कहना चाह रहा है देखो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ये कह रहा है कि आप अपने मांग जमा खाते से यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, बैंक में जब अपन अकाउंट देखते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक आपका टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में चालू खाता और आपका सेविंग खाता 2 खाते आते हैं। डिमांड डिपॉजिट में चालू खाता और आपका करंट अकाउंट और एक आपका सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता 2 आते हैं। में से 1 लाख रुपए की नगद निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा आपूर्ति पर क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों ध्यान करना, पहली बात तो मुद्रा आपूर्ति की क्या परिभाषा है। मुद्रा आपूर्ति किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर संचरण करने वाली मुद्रा की मात्रा, किसी अर्थव्यवस्था में निश्चित समय पर संचरण करने वाली मुद्रा की मात्रा, निश्चित समय पर संचरण करने वाली मुद्रा की मात्रा क्या कहलाती है। यानी एक अर्थव्यवस्था में अभी वर्तमान में एक निश्चित समय पर जितनी भी मुद्रा उपलब्ध होती है उसे कहा जाता है मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति करने वाली मुद्रा की मात्रा। ठीक है, ये आपकी मनी सप्लाई है और इस मनी सप्लाई में शामिल किया जाता है नगद नोट व सिक्के, नगद नोट व सिक्के, बैंक जमा, आरबीआई के पास में जमा, इन सभी को मुद्रा आपूर्ति का पार्ट माना जाता है। अब चाहे से मुद्रा आपूर्ति में बैंक जमा भी शामिल है और मुद्रा आपूर्ति में नगद के नोट व सिक्के भी शामिल है। इसने यहां पे क्या कहा, यहां पे कहा 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में थे यानी बैंक में जमा थी, आप ले आए बाजार में, तो मुद्रा आपूर्ति पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे मुद्रा आपूर्ति की डेफिनेशन में तो ये 1 लाख रुपए पहले से शामिल थे, अगर बाहर निकाल लिए जाए या उनको विड्रॉ कर लिया जाए तो उसका आपूर्ति पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या आपूर्ति बढ़ेगी आपूर्ति घटेगी। अरे ये तो पहले से ही आपूर्ति की परिभाषा में शामिल है, तो चाहे वो बैंक अकाउंट में रहे चाहे आपके जेब में रहे, वो आपूर्ति की परिभाषा में पहले से इंक्लूड है। यानी ऐसा करने से मुद्रा आपूर्ति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात अपन समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आएगी, ऐसा तो नहीं होगा। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी, ऐसा भी नहीं। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि होगी, नहीं भैया, ये तो पहले से मुद्रा में शामिल था। मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, बिल्कुल मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, यानी नो चेंज वाली कंडीशन रहेगी। यहां पे मनी सप्लाई में पहले से वो बैंक में जमा 1 लाख रुपए थे, इंक्लूड थे, तो चाहे आप उनको बैंक से बाहर निकालिए और आप चाहे अपने जेब में रखिए, एक ही बात है। हाँ, इस मनी सप्लाई में जो जो आपके मुद्रा के इंस्ट्रूमेंट शामिल किए जाते हैं, जिन जिन मुद्राओं को शामिल किया जाता है, उनकी तरलता के आधार पर अपन ने चर्चा भी की थी। तरलता के आधार पर अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी आरबीआई इन मुद्रा को कई भागों में बांटता है, जिनमें M0, M1, M2, M3,
और M4। अगर आप कंटिन्यूसली देखते हैं दोस्तों, तो यहां से लगभग क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, इस डेफिनेशन से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर मैं M0 की बात करूं तो M0 में नगद, नोट व सिक्के, नगद, नोट व सिक्के। नेक्स्ट अगला, बैंक की आरबीआई जमा, बैंक की आरबीआई जमा, यानी बैंकों के पास में आरबीआई में जो जमा रखी जाती है, तो बैंक की आरबीआई जमा और प्लस आरबीआई की अन्य जमा, आरबीआई की अन्य जमा, इसको M0 में शामिल किया जाता है। M1 की बात करें तो M1 में नगद, नोट व सिक्के, नगद, नोट व सिक्के प्लस बैंक की मांग जमा, बैंक में बैंक की मांग जमा प्लस आरबीआई की जमा, प्लस आरबीआई जमा। इनको किस में शामिल किया जाता है? इसको शामिल किया जाता है M1 में। M2 की बात करें तो M2 में M1 प्लस डाकघर की बचत जमा, प्लस डाकघर की बचत जमा। अगर बात करें अपन M3 की, तो M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंक की सावधि जमा, बैंक की सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट। और चौथा आपका आता है M4, जो कि आपके M4 में शामिल किया जाता है M3 प्लस डाकघर की समस्त जमा, डाकघर की समस्त जमा जो छोड़ा जाता है, जिसमें किसे छोड़ दिया जाता है? डाकघर की समस्त जमा, बचत पत्रों को छोड़कर, बचत पत्रों को छोड़कर। बचत पत्रों को मुद्रा का हिस्सा नहीं माना जाता है। बचत पत्रों को छोड़कर जितनी भी जमा होती है M4 में शामिल की जाती है। अगर मैं बात करूं यहां पे M0 की, तो M0 को दोस्तों कहा जाता है हाई पावर्ड मनी। जब क्लास चल रही थी उससे मैंने आपको कहा था हाई पावर्ड मनी, उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा। M0 आपकी है हाई पावर्ड मनी। M1 संकुचित मुद्रा कहा जाता है, M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। और M3 और M4 दोनों के लिए व्यापक मुद्रा का शब्द काम में लिया जाता है। यहाँ पे अगर तरलता की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई तरल मुद्रा है तो M1, और सबसे कम जो तरल मुद्रा वो कौन सी है? M4 सबसे कम तरल मुद्रा है। इस तरीके से आरबीआई द्वारा मुद्रा की तरलता के आधार पर मुद्रा आपूर्ति को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। आपका एक सवाल मुद्रा आपूर्ति से पूछा गया था, इससे पहले M3, M2, M1 इनकी डेफिनेशन को बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हाई पावर्ड जब भी मनी की बात की जाती है तो नगद, नोट व सिक्के, बैंक की आरबीआई जमा और आरबीआई की अन्य जमा, ये सारे हाई पावर्ड मनी में शामिल किए जाते हैं। तो क्लियर हुआ। अगला, स्वर्ण ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच निर्देशित करता है। रिजर्व ट्रेंच से आपका क्या तात्पर्य है? याद आ रहा होगा आपको आईएमएफ पढ़ने के दौरान या आरबीआई पढ़ने के दौरान अपन रिजर्व ट्रेंच की बात कर रहे थे, ठीक है। रिजर्व ट्रेंच क्या है? विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, या आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। दोस्तों बात करें रिजर्व ट्रेंच की, तो रिजर्व ट्रेंच आईएमएफ के द्वारा परिभाषित एक शब्दावली है जिसके तहत आरबीआई अपने सदस्य देशों को क्या प्रदान करता है? साख प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, आईएमएफ की चर्चा करें तो 1945 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत आईएमएफ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस आईएमएफ के सदस्यों की संख्या 189 है, ठीक है ना। 189 इस आईएमएफ के सदस्यों की संख्या है। नारू इसका लास्ट का सदस्य था। आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी सदस्य को
कोटा देना पड़ता है, यानी कुछ अंशदान उसको आईएमएफ में करना पड़ता है, कुछ अंशदान आईएमएफ में करना पड़ता है और उसी अंशदान के बदले आईएमएफ द्वारा उस देश को उधारी उपलब्ध कराई जाती है। इस अंशदान के अलावा सदस्य देश को अपने अंशदान का 25% रिजर्व ट्रेंच के रूप में देना पड़ता है, रिजर्व ट्रेंच के रूप में सदस्य देश को देना पड़ता है, जिसके बदले में आईएमएफ द्वारा बिना ब्याज के सरल ऋण की सुविधा उस स्थिति में उपलब्ध कराई जाती है जब वो देश संकट की स्थिति में हो, उस देश में वित्तीय संकट हो या भुगतान संतुलन का संकट हो, तो उस परिस्थिति में आईएमएफ के द्वारा जो उसको सहायता उपलब्ध कराई जाती है वो आपका रिजर्व ट्रेंच व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई जाती है। ध्यान देना, ये इसके इस अंशदान का 25% अतिरिक्त होता है, जिससे आईएमएफ द्वारा आसानी से सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। वरना क्या होगा, कई बार क्या होता है, कई बार देशों का जो ऋण होता है अपने कोटे से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में आईएमएफ कई बार ऋण देता तो है लेकिन उसके लिए भुगतान की समयावधि फिक्स कर देता है। रिजर्व ट्रेंच के तहत दिया जा रहा है तो किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा, क्योंकि पहले से पड़ा हुआ पैसा ही तो है, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा और ब्याज दर भी इसके लिए नील होती है। तो ये व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई है, आईएमएफ के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था है, जो देशों को विपरीत अवस्था में सहायता के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे कहा डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदान की जाने वाली एक साख सुविधा। भाई डब्ल्यूटीओ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार व्यवस्था को क्या करता है, संतुलित करता है। केंद्रीय बैंक की एक क्रिया केंद्रीय बैंक की क्रिया नहीं है, विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक बार आराम से इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। आधार डेटा के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका आधार एक्ट 2009 के तहत 12 नंबरों का आधार आपको नंबर दिया गया है, जो कि एक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसमें बायोमेट्रिक है, आंखों की जो आपकी पुतली का लिया जाता है, आपके हाथों के निशान लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो कॉर्निया को भी आपको वहाँ पे कैद किया जाता है। ये सारी जो जानकारी है ये आधार डाटा कहलाती है। किसी भी व्यक्ति की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो डालते ही उसकी सारी संबंधित जानकारियां आ जाती हैं जो सरकार के पास में उपलब्ध रहती हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इन्होंने अपन कई बार क्या लेते हैं, कोई बैंक अकाउंट खोलने के लिए या नई मोबाइल सिम लेनी अपने को, तो उस आधार कार्ड का उपयोग करते हैं, वहाँ से अपनी क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। यहाँ तक अपन आधार कार्ड के बारे में, आधार नंबर के बारे में जानते हैं। यूपीएससी ने एक कदम उससे आगे होकर क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। हाँ भाई, 3 महीने से अधिक आधार डाटा को संग्रहित नहीं रखा जा सकता क्या? अगर 3 महीने से ज़्यादा आधार डेटा को संग्रहित नहीं रखा जाएगा तो फिर आधार डाटा का मतलब क्या होगा? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट, दूसरा, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। एक्चुअल में देखा जाए तो आधार किसी व्यक्ति की निजी जानकारी के तहत होता है, इसलिए कोई भी आपका जो निगम है इस जानकारियों को साझा नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आपने यस बैंक में अकाउंट खुला है या एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुला है, आपने अपना आधार कार्ड दिया, यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया, वो आधार कार्ड को चेक करते हैं, जैसे ही नंबर डालते हैं तो क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा वो सारी जानकारी एचडीएफसी या यस बैंक को दी जाती? नहीं, उनको नहीं दी जाती। वो उनको जैसे ही डालते हैं चेक करते हैं, हाँ भाई वही व्यक्ति है जो आपके पास में आया है, उनको वो क्या कर देते हैं, ओटीपी एक सेंड कर देते हैं, उससे वो चेक कर सकते हैं। बाकी उनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई जाती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगला, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी, जिसके द्वारा बीमा कंपनियों को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है।
IRDAI की बात करें तो इसके अनुसार किसी भी बीमा के लिए आधार नंबरों की आवश्यकता नहीं है, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, आधार नंबर के बिना भी बीमा सुविधा ली जा सकती है। तो यहां पे ये जो प्रसंग है वो क्या हो गया, गलत हो गया, अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट अगला, आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ध्यान करेंगे दोस्तों, जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बात की जाती है 2016 के तहत, जिसके तहत 2019 में परिवर्तन किया गया और जिसमें सब्सिडी या किसी भी तरह का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा दी जा रही है, तो उसके लिए आधार की अनिवार्यता है। और आप इस बात को जान रहे हो, सब्सिडी सरकार के कौन से खातों से दी जाती है? जब भी सरकार की आय और व्यय होते हैं वो सारे के सारे उसके कंसोलिडेटेड फंड से होते हैं। सब्सिडी भी सरकार का एक व्यय है। जैसे मान लीजिए सरकार के द्वारा आपको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सब्सिडी दी जा रही है। अगर गैस सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत दी जा रही है तो वो कौन सी निधि से निकलेगा? कंसोलिडेटेड फंड से निकलेगा, संचित निधि से निकलेगा। संचित निधि से निकल रहा है, इसका मतलब 2019 के बिल के अनुसार जो इसमें चेंज किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2016 में, उसके अनुसार आधार की अनिवार्यता आवश्यक है। तो यहां पे ये बात भी क्या होगी, सही होगी। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दो सही है और 1 और 3 यहां पे क्या है, गलत है। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्लियर हुआ आपका? अभी हाल ही में इसमें परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है, संचित निधि से निकालने के लिए, क्योंकि संचित निधि का मतलब इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना था। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर आपके सामने सब्सिडी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रखा जाता तो ये शायद आप और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाते। लेकिन यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी थी, सरकार की जितनी भी आय और व्यय है वो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से ही की जाती है, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे क्वेश्चन ये हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, सार्वजनिक निवेश पब्लिक इन्वेस्टमेंट माना जाता है या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहां पे बात करना, देखो मैंने आपको अभी भी कहा था इकोनॉमी का पेपर है, आपको सबसे पहले जो टेक्निकल टर्म्स है उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, निवेश, निवेश से क्या तात्पर्य है? मैंने खाना खाया और खाना खाने पे मैंने 1000 रुपए होटल में जाके खर्च कर दिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट है क्या मेरा? नहीं, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। अगर मैंने खाना खाया 1000 रुपए खर्च की, इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैंने घर पे खाना बनाने के लिए एक सिलेंडर खरीदा, वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हां, मैंने अगर एक फैक्ट्री में 1 लाख रुपए खर्च किए तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन कार्यों को बढ़ाएगा या मेरी आय में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अगर उत्पादक कार्यों के लिए कोई भी खर्चा किया जाता है जो उत्पादन की दर को बढ़ाता है, वो इन्वेस्टमेंट है। निवेश से तात्पर्य क्या है? निवेश से तात्पर्य उस खर्च से है जो उत्पादन कार्यों में क्या करता है, वृद्धि करता है। यहां पे पूछा है कि सरकारी निवेश किसे माना जाएगा? कृषि में कोई खर्चा किया गया है तो सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, क्या इससे सरकार का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा? सरकार के द्वारा फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तो किसानों के पास में पूंजी आएगी और किसान पूंजी आने पर उस पैसे को कृषि क्षेत्रों में क्या करेंगे, निवेश करेंगे। सरकार ने तो केवल और केवल क्या कर दिया, कुछ इस मात्रा को बढ़ावा देने के लिए उनको और ज्यादा प्रोत्साहित किया है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए तो इनकी कार्य करने की दर बढ़ जाएगी, उत्पादकता इनकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या इसे कृषि सार्वजनिक निवेश माना जाए? बिल्कुल, यह भी सार्वजनिक निवेश का क्या है, हिस्सा है। नेक्स्ट अगला ये कह रहा है सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, और इसके साथ साथ में इसने कहा है सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। ध्यान दीजिएगा, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को क्या करना, स्थापित करना। तो सरकार के द्वारा जो शीतागार सुविधाएं स्थापित की जाती हैं, क्या इसे
इन्वेस्टमेंट माना जाए, बिल्कुल ये भी इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल ये भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो उपलब्ध करवा रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो उपलब्ध करवा रही है, ये सरकार के खर्चों को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। ये सरकार के खर्चों को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे इन्होंने क्या सोचा, यहां पे मैंने अभी आपको कहा था सरकार इनको सब्सिडी न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये होता है किसान निवेश को बढ़ाए, यही बताया अभी आपको, किसान निवेश को बढ़ाए। लेकिन यहां पे कोई गारंटी थोड़ी किसान निवेश को बढ़ा ही देगा, सरकार के खर्चे में ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो एक यहां पे क्या आया, सरकार के खर्चे को, मूल्य को निर्धारित करना, ये सरकार के खर्च को बढ़ाता है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये आपका इन्वेस्टमेंट के रूप में काम में लिया जाएगा। कृषि सामाजिक पूंजी का विकास करना, सामाजिक पूंजी का विकास करना, सामाजिक सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। अगर सामाजिक पूंजी का विकास, जैसे मान लीजिए किसानों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है ना, मान लीजिए उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है, तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के रूप में जो उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगा। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, अरे बिजली की आपूर्ति निःशुल्क, एक्चुअल में सब्सिडी के रूप में हो गई। बैंकिंग प्रणाली में ऋण माफी, ये भी सब्सिडी के रूप में, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। और सरकार द्वारा शीतगार सुविधाओं की स्थापना करना। यहां पे अगर चर्चा करें तो आंसर कौन सा सही होगा, पहला, बी या सी या डी। आंसर यहां पे सही होगा सी, यानी दूसरा, तीसरा और छठा तीनों ऐसे हैं जो किसको बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में माने जाएंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं पहला ऑप्शन जहां पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई होगी। आपने क्या सोचा, फसलों में उत्पाद में एमएसपी अगर लागू करती है तो एमएसपी के लाभ की अपन बार बार चर्चा करते हैं, तो क्या कहते हैं, एमएसपी अगर सरकार देगी तो इससे किसानों की आय सुनिश्चित होती है और कृषि में निवेश बढ़ने की संभावना बढ़ती है। ये निवेश बढ़ने की संभावना है, लेकिन यहां पे आपको बात करनी थी सार्वजनिक खर्च के आधार पर। सार्वजनिक खर्च के आधार पर देखेंगे तो सरकार के लिए तो ये क्या हो गया, अपना खर्चा ही हो गया। डायरेक्टली देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इसे नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा, तीसरा और छठा, ठीक है। ये बात, इसमें आपको कंफ्यूज हो रहा था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है। दोस्तों ध्यान करना, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ICR बोलते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी जिसके द्वारा ऋण लिया गया है, जिसके द्वारा ऋण लिया गया है, उस ऋण को चुकाने के लिए, उस ऋण को चुकाने के लिए उसके पास में कितनी आय हो रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है दोस्तों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी आपका इंटरेस्ट पेमेंट। इस कथन को इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी की इनकम है 5 लाख रुपए, अर्निंग कितनी है 5 लाख रुपए, और वो कंपनी हर साल 1 लाख रुपए की किस्त का उसको क्या करना होता है, इंटरेस्ट का भुगतान करना होता है। अगर कंपनी की इनकम 5 लाख रुपए होगी तो ये मान लिया जाता है कि वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का भुगतान कर सकती है। यहां पे एक अगर उल्टा लेके चले, कंपनी को 1 लाख रुपए का पेमेंट करना इंटरेस्ट का, और कंपनी की इनकम वो है वो 90,000 रुपए है, क्या ये कंपनी पेमेंट कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। तो कभी भी कोई भी बैंक किसी कंपनी को ऋण देते समय उस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं। जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा, जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा
उस कंपनी से ऋण वापस आने की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। जैसे यहां पे देखें 4 लाख इनकम थी, 1 लाख उसका क्या हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट करना था, तो ICAR कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई भी बैंक जब किसी भी कंपनी को ऋण देता है तो ये देखता है उसका ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किससे ज्यादा होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो उसको आसानी से लोन उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो यहां पे आपने क्या समझा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकाला जाता है, EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पेमेंट। जैसे मान लीजिए ये कंपनी 5 लाख रुपए कमा रही है, इस 5 लाख रुपए में से इसको 1 लाख रुपए टैक्स के देने हैं और 1 लाख रुपए इसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है और उसके साथ साथ में 50,000 रुपए उसको कहाँ के पेमेंट करने हैं, टैक्स के रूप में पेमेंट करने हैं। यानी 1.5 लाख रुपए इसको लायबिलिटी के रूप में देने हैं, 3.5 लाख रुपए उसके पास में बच जाएंगे। लेकिन कभी भी जब ये ICR ज्ञात किया जाता है तो इसमें वो पहले की इनकम ली जाती है जो टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले होती है। अगर कंपनी का ये रेशियो अच्छा होता है तो इससे ऋण दिया जा सकता है। कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोई भी जो निवेशक है ये पैसा निवेश करने से पहले या पैसा देने से पहले किसी भी कंपनी का ICR देखता है। किसी भी कंपनी का ICR आसानी से उसकी बैलेंस शीट के माध्यम से देखा जा सकता है, क्योंकि पता चल जाएगा इसने इसने टैक्स कितना दिया है या फिर इसने इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया है और इसकी इनकम कितनी है। बैलेंस शीट से अपने आप पता चल जाएगा। वो बैलेंस शीट देखकर ही बैंकें इनको ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती है। क्लियर हुआ। कुछ कंपनियां ऐसी जैसे विद्युत कंपनियां मान लेते हैं, उनका अगर ICR 2 भी है तो भी बैंक क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। लेकिन मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, 3 इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इससे ज्यादा हो तो इसका ICR अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन पूछा है फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है। क्या महत्व है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। क्या मदद करता है, मैंने आपको एक बात कही, कंपनी 5 लाख रुपए कमा रही है, 1 लाख रुपए का इसको इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, क्या कर सकती है क्या ये, अरे क्या आराम से पेमेंट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इसका मतलब ये बात क्या सही है, ऐसा जान सकते हैं। दूसरा इसने कहा यह उस फर्म जिसे बैंक लोन देने जा रहे हैं, ऋण देने जा रहे हैं, कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है, बिल्कुल करता है। आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद, जैसे मान लीजिए ऋण देना है, ऋण देना बैंक ने चेक किया ICR चेक किया तो पता चला इतना इनकम है और इसका मतलब ICR 5 है। क्या ये भविष्य में पेमेंट कर पाएगी, क्या बिल्कुल कर पाएगी। अरे बिल्कुल पेमेंट कर पाएगी, जब इतने कमा रही तो इसको पेमेंट करने में कहाँ दिक्कत है। तो ये बात भी यहाँ पे सही है। उधार लेने वाली फर्म का ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसका ऋण समाशोधन क्षमता उतना ही खराब होगा। अरे ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत होगी। ऋण समाशोधन, डेप्ट क्लियरिंग, ऋण समाशोधन से तात्पर्य आपका क्या हुआ, डेप्ट क्लियरिंग। आप मेरे को ये बताइए, जिसका ICR ज्यादा होगा उसकी डेप्ट क्लियरिंग तो क्या होगी, अच्छी होगी, आराम से वो ऋणों का क्या कर सकता है, भुगतान कर सकता है। ये बात इन्होंने यहां पे गलत कर दी, ये बात यहां पे गलत, यानी ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों बातें इसमें क्या है, सही है। ध्यान कीजिएगा, आजकल कंटिन्यूअसली पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी इस तरह की एक इकोनॉमिक टर्मोलॉजी जो कैपिटल मार्केट से संबंधित होती है UPSC के द्वारा पूछी जा रही है। तो इसे ध्यान करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत को चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। कौन सी नीतियां जो भारत के चावल मूल्य को क्या कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। देखिएगा, चावल के मूल्य, किसी भी उत्पाद के मूल्य, यहां पे चावल क्यों, चाहे किसी भी उत्पाद के मूल्य की बात करें, क्या उनको ये नीचे दिए गए कारक प्रभावित करते हैं क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या मूल्य प्रभावित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहे किसी भी फसल के लिए हो वो प्रभावित करेगा। MSP क्या है,
एमएसपी वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर उत्पादक को उसका उत्पाद खरीदने का आश्वासन एश्योरेंस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। 22 फसलों के लिए आपका एमएसपी जारी किया जाता है, उसमें चावल भी एक तरीके से प्रमुख फसल है। अब होगा क्या, सरकार जब एमएसपी का निर्धारण कर देती है, मान लीजिए सरकार ने 2200 रुपये चावल की एमएसपी का निर्धारण कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बाजार में चावल का मूल्य 2200 रुपये से कम तो नहीं होगा, क्योंकि 2200 में ही बेचना होगा तो किसान किसको बेचेगा, सरकार को ही बेच देगा। इससे ऊपर ही मूल्य क्या होगा, चावल का होगा। यानी एमएसपी मूल्यों में क्या करता है, वृद्धि करने का प्रभाव उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ, एमएसपी मूल्यों में वृद्धि करने का प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या चावल के लिए एमएसपी जारी की जाती है, जारी की जाती है, तो चावल को एमएसपी प्रभावित करेगा। क्लियर है ये बात। तो सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार अगर बासमती चावल का व्यापार करती है तो इससे क्या होगा, इससे घरेलू स्तर पर जो आपूर्ति है, घरेलू स्तर पे आपूर्ति है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सरकार उसका क्या कर देती है, निर्यात करती है, और आपूर्ति कम होगी तो उसकी कीमत में क्या होगी, वृद्धि हो सकती है। सरकार द्वारा भंडारण करना, बिल्कुल। आप अगर बात करें बफर स्टॉक की, बफर स्टॉक, ध्यान दीजिएगा, बफर स्टॉक हरित क्रांति के बाद में सरकार के द्वारा बफर स्टॉक की स्थापना की गई। जो भारत के वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, यानी जो भंडारण निगम है या एफसी के भंडार है, वहां पे सरकार के द्वारा अकाल आदि की विकट परिस्थितियों के लिए अनाज को भंडारित करके रखा जाता है। और ये जो भंडारित किया हुआ अनाज जो भविष्य के लिए भंडारित किया जाता है उसे कहा जाता है बफर स्टॉक। ठीक है, अगर इस बफर स्टॉक के वास्तविक कारक देखें तो दो फैक्टर हैं, एक गेहूं और एक चावल, क्योंकि गेहूं और चावल ही दो ऐसी फसलें हैं जो खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत में अति आवश्यक है। तटीय क्षेत्रों में देखेंगे तो चावल की ज़्यादा मांग है, नॉर्थ इलाके में देखेंगे तो गेहूं की ज़्यादा मांग है, यानी दोनों को बफर स्टॉक का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अब सरकार के द्वारा बफर स्टॉक के रूप में चावल का भंडारण किया जाता है, तो इससे होता क्या है, सरकार अपने बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए अनाज की बड़ी मात्रा में खरीद करती है। जब अनाज की बड़ी मात्रा में सरकार के द्वारा खरीद की जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में या जो बाजार में आपूर्ति कम होती है, और आपूर्ति कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। जब सरकार को अनाज बेचना होता है तो आपूर्ति को बढ़ा देती है, उससे कीमतें कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कीमत को प्रभावित करता है। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। उपभोक्ता सब्सिडियां, उपभोक्ता सब्सिडियां, जैसे मान लीजिए अब मैं बात करता हूं आपसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट की, एनएफएसए की। सभी लोग जान रहे हैं एनएफएसए की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के तहत चावल 3 रुपए किलो उपलब्ध करवाया जाएगा। अब चावल 3 रुपए किलो उपलब्ध कराया जाएगा, क्या चावल का इतना ही उत्पादन मूल्य है क्या, या चावल की कीमत इतनी कम है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे हुआ, चावल 3 रुपए किलो कैसे, इसकी कीमत कम कैसे हुई? इसकी कीमत कम होने का कारण सरकार ने यहां पर इस एक्ट के तहत सब्सिडी दे दी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सस्ती दरों पर सभी को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता करवाना था। तो क्या सब्सिडी सरकार के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई है क्या मूल्य को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। तो यहां पे देखा जाएगा तो कौन सा आंसर सही होगा? चारों ही आंसर इसमें क्या सही है, चारों ही प्रभावित करते हैं चावल के मूल्य को। तो आंसर यहां पे कौन सा होगा? डी आंसर इस ऑप्शन में क्लियर होगा। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये क्वेश्चन भारत श्रीलंका के व्यापार के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत श्रीलंका के व्यापार की अगर चर्चा करें तो भारत श्रीलंका का व्यापार 2009 से मजबूत होता जा रहा है। आज भारत श्रीलंका को लगभग $5 बिलियन से ज़्यादा का निर्यात करता है, और वहाँ से आयात भी करता है, लगभग $750 मिलियन का आयात करता है। भारत श्रीलंका को कलपुर्जे, मशीन, कृषि सामान है, जो कृषि उत्पाद या अनाज है, इनका क्या करता, निर्यात करता है, और वहाँ से मसाला और कपड़े का क्या करता है, आयात करता है। यानी श्रीलंका से भारत के द्वारा मसाला और कपड़े का आयात किया जाता है, और
मशीन, कलपुर्जे, अनाज आदि का निर्यात किया जाता है। श्रीलंका के साथ में भारत सरप्लस की स्थिति में है। श्रीलंका और भारत का व्यापार आज का नहीं, 2500 साल पुराना भारत और श्रीलंका का व्यापार है। 2000 में भारत और श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौता भी किया गया था, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया गया था। आज श्रीलंका जो आपके सार्क के देश है उनमें सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में भारत के साथ में बना हुआ है। यहाँ पे ये मुद्दा पूछा जा रहा है, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल नहीं श्रीलंका रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। और पिछले दशक में भारत श्रीलंका के व्यापार मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। ये सतत वृद्धि वाली बात क्या हो जाती, गलत। हाँ, व्यापार मूल्य बढ़ा तो है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं हर साल व्यापार मूल्य में वृद्धि हुई है लगातार 10 सालों से, यानी इसका मतलब 2009 से लगातार व्यापार बढ़ रहा है क्या, ऐसा नहीं है। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आंसर यहां पे क्या होगा, आंसर यहां पे होगा दूसरा आंसर इसके लिए सही है। क्लियर। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 सम्मेलन में शामिल है। ध्यान दे दोस्तों, G20 जो आपका देश एक समूह है जो कि विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसका स्थापना 1999 में विश्व में वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए किया गया था। 20 देशों के समूह में इसने पूछा है कौन से 4 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन इसके लिए क्या है, सही है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ये आपके G20 देशों के G20 समूह के देश हैं। लगभग विश्व की 80% से ज़्यादा GDP और 75% से ज़्यादा विश्व व्यापार में हिस्सा रखने वाले देश G20 के सदस्य हैं। अगर चर्चा करें G20 के बारे में तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, G20 जिसका गठन सितंबर 1999 में किया गया है। सदस्य देश अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया, रूस, टर्की और सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन, यानी 19 देश के साथ में यूरोपियन यूनियन मिलाकर इसके 20 सदस्य होते हैं। यहां पर वित्त मंत्री और विदेश व्यापार मंत्रियों का आपस में सम्मेलन होता है, जो इसका महत्वपूर्ण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों आपके G20 की, तो इसके कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग व तत्कालीन विश्व अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा करना। प्रत्येक वर्ष शीर्ष नेताओं का सम्मेलन यहां पे आयोजित किया जाता है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाता है। वैश्विक मुद्दों पर सतत बातचीत के लिए शेरपा व्यवस्था, ओसाका सम्मेलन में भारत के शेरपा सुरेंद्र प्रभु थे और इससे पहले शेरपा शक्तिकांत दास थे। ध्यान करना, शेरपा व्यवस्था के तहत यहाँ पे जो आपके वाणिज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, सम्मेलन में बातचीत करते हैं। अगर बात करें G20 के बारे में और, तो G20 का प्रथम सम्मेलन नवंबर 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित किया गया था और हाल ही में 2020 में इसका जो 15वां सम्मेलन है वो रियाद, सऊदी अरब। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों किसके बारे में, G20 सम्मेलन के बारे में। तो यहाँ पे G20 सम्मेलन के देशों को पूछा गया था कौन सा जोड़ा शामिल है। 20 में से 4 देश आपको पूछे गए थे, तो अपन ने सही क्वेश्चन के आंसर पे चर्चा की। तो ये बात हुई किसके बारे में, G20 के बारे में। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका और टर्की ये देश हैं जो G20 के क्या हैं, सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत
निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध करवाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो बातें निकल के आई है। किसान क्रेडिट कार्ड, बात करें दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की, तो नाबार्ड के द्वारा ये योजना किसानों को अल्पकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 1998 में उपलब्ध कराई गई थी, जिसके तहत किसानों को 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा क्या कराई जाती है? उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए अगर अल्पकालीन है तो 4% ब्याज लिया जाता है और 1 वर्ष तक पूरा होने पर 7% ब्याज की दर ली जाती है। समय पे अगर ब्याज भुगतान किया जाए तो सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाती है। यानी सस्ती दरों पर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिससे किसान अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यहां पे मुद्दा ये उठा, वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण दिया जाता है? बड़ा ही शानदार सा सवाल। हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो पशु पालक थे, किसानों के पास जिनके पास जमीन थी, उनके ही किसान क्रेडिट कार्ड बनते थे। हाल ही में बजट में सुधार करते हुए पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड में शामिल कर लिया। तो डेफिनेट तय था, आपको जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बात कर रहे थे, इस किसान क्रेडिट कार्ड को ढंग से ध्यान रखना, क्योंकि ये पशुपालकों के लिए भी इस सुविधा को उपलब्ध करवा दिया गया है। क्या कहा इन्होंने? फार्म संपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, क्या कार्यशील पूंजी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत ऋण दिया जाएगा? कार्यशील पूंजी के लिए, बिल्कुल कार्यशील पूंजी के लिए तो दिया ही जाएगा। नेक्स्ट अगला, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, मिनी ट्रकों के क्रय के लिए क्या इस सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा? बिल्कुल उपलब्ध कराया जा सकता है। फार्म परिवार की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, क्या उपभोग आवश्यकता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा? क्या नहीं, उपभोग आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में सुविधा नहीं दी जाती है कभी भी। हमेशा ध्यान करना, बैंक कभी भी कंज्यूमर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका कंज्यूम करने वाली वस्तुएं हैं या जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो भी थिंग्स हैं, उनके लिए ऋण कभी भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान करना। तो आप अगर कभी भी आपने देखा है शादी के लिए बैंक ने कभी लोन दिया, हाँ वो आपको पर्सनल लोन देते, ये नहीं कह के देते शादी के लिए लोन दे रहे। गेहूं की बोरी घर पे लेके आनी, क्या लोन आप दे सकते हो? क्या नहीं, आपको लोन दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। देखो हमेशा क्या होता है, हमेशा कोई जरूरी नहीं चीजें आई, तर्क से भी सवाल को सही किया जा सकता है। आप इस किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता था अगर आप दिमाग से देखते। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और आप बैंक के बारे में जरूर जानते हो, उपभोग आवश्यकता के लिए बैंक लोन नहीं देता है। यहां पे आंसर गलत हुआ तीसरा। अब देखो एक बार ऑप्शन को चेक करना, दूसरे ऑप्शन में 3 है, चौथे ऑप्शन में 3 है और तीसरे ऑप्शन में भी 3 का आंसर दे रखा है। यानी यहां पे आंसर बचता ही कौन सा? केवल और केवल आंसर बचता है ए, और इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। तो शायद मेरी बात को आप समझ पा रहे हो जो मैं कह पा रहा हूं। कई बार लॉजिकल तरीके से भी आपको आंसर को सही करना है। यहां पे आप इस बात को जान के रहो, मान के रहो कि भैया कभी भी कंज्यूमर बिहेवियर की गुड्स के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। फसल कटाई के बाद के खर्चे, परिवार के लिए घर निर्माण व गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? पहला, दूसरा और पांचवा जो शामिल इसमें किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक होता है। ध्यान कीजिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और आपका थोक मूल्य सूचकांक, दो के बारे में चर्चा कर रहा है, सीपीआई और आपका डब्ल्यूपीआई। सीपीआई के लिए आधार वर्ष रखा जाता है 2012 और डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष रखा जाता है 2011-12। सीपीआई में वास्तव में देखा जाए तो कंज्यूमर बिहेवियर की वस्तुओं को ज़्यादा रखा जाता है। अगर सीपीआई की मैं आपसे चर्चा करूं तो यहां पे
खाद्य व पेय पदार्थ, ईंधन, तंबाकू, वस्त्र विस्तर फुटवेयर, वस्त्र विस्तर फुटवेयर, और इसके साथ साथ में यहाँ पे मनोरंजन की सामग्रियाँ, इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मनोरंजन की सामग्री, इसको शामिल किया जाता है। WPI में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उन वस्तुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और विनिर्मित वस्तुएं। यहां पे सबसे ज्यादा योगदान होता है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का होता है। विनिर्मित वस्तुओं का WPI में सबसे ज्यादा योगदान होता है। WPI में 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वहीं CPI की बात करें तो ग्रामीण CPI में 448 और शहरी CPI में 460 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। यहां पे मुद्दा उठा CPI और आपका WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो गणना की जाती है, मूल्य बाजार मूल्य पे लिया जाता है, जबकि WPI में जो मूल्य लिया जाता है वो लिया जाता है दोस्तों आपका फैक्ट्री कीमत पे। अब आप बताइए, आपको फैक्ट्री कीमत प्रभावित करेगी या बाजार कीमत प्रभावित करेगी? आपको तो बाजार कीमत ही प्रभावित करेगी। दूसरा, CPI में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जबकि WPI में सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। होता क्या था, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की गणना के लिए जो 2 सूचकांक WPI और CPI लिए जाते थे, उनमें अर्थव्यवस्था की गणना के लिए इस WPI को आधार माना जाता था। लेकिन उर्जित पटेल समिति 2013 की रिकमेंडेशन के अनुसार यह कहा गया कि WPI की जगह CPI को आधार माना जाना चाहिए। क्यों माना जाना चाहिए? एक तो CPI में सर्विस सेक्टर भी शामिल है और दूसरा उपभोक्ता से संबंधित वस्तुओं को वहां पे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बाजार कीमतों को काम में लिया जाता है। तो उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में 2014 से WPI की जगह CPI को आधार माना जाने लगा। किसका? मुद्रास्फीति गणना का। इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन कोई इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसके बारे में अपन ने अच्छे से चर्चा की थी WPI और CPI के बारे में। उर्जित पटेल समिति 2013 के रिकमेंडेशन के अनुसार ये वही उर्जित पटेल समिति है जिसने कहा था मुद्रास्फीति की दर 4% पे रहनी चाहिए, जिसमें 2% का अप एंड डाउन क्या है, पॉसिबल है। जो आपका इन्फ्लेशन टारगेट जिस समिति ने दिया था उसी के अनुसार इसको चेंज किया गया। क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, चेक कीजिएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल था। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। क्या ऐसा है क्या? खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है जैसा कि CPI करता है। बिल्कुल ये बात सही है, WPI नहीं पकड़ता सेवाओं को, जबकि CPI सेवाओं को पकड़ता है। क्लियर हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया। नहीं भैया, अब WPI को नहीं अपनाया है, अब किसको अपनाया उसने? CPI को अपनाया है। और पहला कथन क्या था? खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक होता है। बिल्कुल ये बात भी सही है। इसका वेटेज या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का वेटेज क्या होगा? ज्यादा होगा, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में कम है। ये बात बिल्कुल ठीक थी। यानी आंसर इसमें कौन सा हुआ? केवल 1 और 2 आंसर इसका सही है। ए आंसर इस क्वेश्चन में राइट आंसर था। आपने क्या किया? एक बार समझना, सोचना, विचारना, कैसे आपने सही किया और कैसे आपने गलत किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन जहां तक आप देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, MSP के बारे में दिया गया है। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो हमेशा ध्यान करना, मैंने आपको बार बार कहा है, जब भी इकोनॉमी का क्वेश्चन आए आपको कंसेप्चुअल जो थॉट है उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया वह न्यूनतम मूल्य है जिस पे सरकार उसके उत्पादकों को उसका उत्पादन खरीदने की क्या देती है, आश्वासन प्रदान करती है। ये जो एमएसपी है इसका निर्धारण कृषि कीमत व लागत आयोग द्वारा किया जाता है। एग्रीकल्चर कमेटी ऑन कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि कीमत व लागत आयोग द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। सीएसीपी द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है और सीएसीपी इसका निर्धारण करते हुए बाद में जो केंद्र में इकोनॉमी अफेयर कमेटी होती है यानी आर्थिक मामलों की समिति, इसके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है और उसी अंतिम निर्णय के आधार पर इस एमएसपी को क्या कर दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ध्यान करेंगे, सीएससीपी जब भी इसकी गणना करती है तो लागत को आधार मानती है और स्वामीनाथन समिति की सिफारिश जिसको सरकार ने स्वीकार किया है, इस बात को जान रहे हो, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार ये हुआ एमएसपी हमेशा लागत से 50% ज्यादा, एमएसपी लागत से 50% क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। स्वामीनाथन समिति की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एमएसपी लागत से 50% क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का होता है क्या? नहीं, केवल और केवल 22 फसलों के लिए ऐसा किया जाता है। किसके लिए? 22 जिन्स के लिए ऐसा किया जाता है और एक आपका गन्ने के लिए फेयर प्राइस जारी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं। क्या एमएसपी का निर्धारण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है क्या? नहीं, एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी द्वारा किया जाता है। मैंने भी आपको कहा था इकोनॉमिक अफेयर कमेटी इस पर अंतिम निर्णय लेती है केंद्र स्तर पर। फिर उसके बाद में किसका निर्धारण किया जाता है? एमएसपी का निर्धारण किया जाता है और एमएसपी हमेशा लागत मूल्य से 50% ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है बाजार मूल्य पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बात क्या हुई? गलत होगी। तो यहां पे न तो पहला आंसर सही है न दूसरा आंसर सही है। ऑप्शन होगा इसका डी। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाणिज्य पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। वाणिज्य पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गम किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। शीघ्रावधि दर कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प वित्त अवधि वित्त है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंक द्वारा निर्गमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज रहित अल्पकालीन बॉन्ड है। ध्यान देना यहां पे कॉल मनी या यहां पे मनी मार्केट से जो इंस्ट्रूमेंट जिनकी सहायता से डेब्ट उपलब्ध कराया जा सकता है उनकी इन्होंने बात की है। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वाणिज्य पेपर की, कॉमर्शियल पेपर की। क्या है कॉमर्शियल पेपर? कॉमर्शियल पेपर वास्तव में देखा जाए तो आपका 7 दिन से लेकर 1 साल से कम तक, 7 दिन से लगभग 270 दिन तक या फिर 1 वर्ष से कम दिन तक जारी किया जाने वाला पेपर है। कोई भी वाणिज्य संस्थान इसको जारी करता है और जारी करने के बाद में ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक प्रोमिजरी नोट है जिसको उसके द्वारा वापस खरीद लिया जाता है, जिस मूल्य पे उसने बेचा था कुछ ब्याज उस पर उपलब्ध कराया जाता है। आजकल व्यापारिक संगठनों के लिए ये ऋण सुविधा का एक महत्वपूर्ण उपकरण क्या होता जा रहा है? बनता जा रहा है। 1 साल से कम का है, इसका मतलब ये क्या हो गया? अल्पकालीन प्रतिभूति है। बात क्लियर है? यहां पे जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र नहीं, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं, ये किसी भी बैंकिंग सुविधा के द्वारा, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जारी किया जाता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक निश्चित समय काल के लिए की गई जमा है जिसको जारी करके ऋण सुविधा को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये दीर्घकालीन एक प्रपत्र के रूप में क्या करता है? काम करता है। लेकिन ये बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बात क्या हुई? यहां पे गलत हुई। शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी, कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि वित्त पत्र है। कॉल मनी क्या होती है? बैंकों द्वारा अपनी नगद आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालीन उधार आपस में जब मनी मार्केट से की जाती है तो उसे कहा जाता है कॉल मनी। जैसे मान लीजिए आपका पीएनबी के मैनेजर को ऐसे लगता है कि अपने पास में कुछ पैसा कम है और आवश्यकता है, तो वो एसबीआई के मैनेजर को कॉल करके कहेगा इतने रुपए की व्यवस्था उपलब्ध कराओ। इसे ओवरनाइट या फोर्टनाइट क्या कहा जाता है? ओवरनाइट या फोर्टनाइट फैसिलिटी कहा जाता है। एक दिन से लेकर 7 दिन तक की ऋण सुविधा यह है, एक दिन से लेकर 7 दिन तक की ऋण सुविधा है जिसके तहत बैंकें आपस में लेन देन करती है। तो ये क्या हो गया? ये अंतर बैंक लेन देनों की अल्प अवधि वित्त है। बिल्कुल कॉल मनी अल्प अवधि वित्त है। इसके लिए जो ऋण दर ली जाती है वो भारत के बाजार में जिसे कहा जाता है मिबोर, भारत के बाजार में क्या कहा जाता है? मिबोर। और अगर लंदन के मार्केट में देखें तो इसे कहा जाता है लिबोर। तो लिबोर और मिबोर कॉल मनी के लिए ली जाने वाली इंटरेस्ट रेट है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारी बैंक द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज रहित अल्पकालीन बॉन्ड नहीं भैया, शून्य कूपन बॉन्ड ब्याज रहित बॉन्ड नहीं है, ब्याज उपलब्ध कराया जाता है। और इसके साथ साथ में ये अल्पकालीन ये दीर्घकालीन है। होता क्या था? जब भी किसी कंपनी का कोई भी आप बॉन्ड खरीदते थे तो पहले होता क्या था? उस कंपनी में यहां पे कुछ कूपन बॉन्ड पर दिए गए होते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड आपने खरीदा है और 10 साल के बॉन्ड पे आपको कहा गया ये आपका 100 रुपए का बॉन्ड है और आपको 6% ब्याज दिया जाएगा। आप पहली साल पूरा होते ही वहां पे गए और आप 6% अपना पैसा ले आए, फिर वहां पे गए 6% इंटरेस्ट ले आए, दूसरा कूपन, तीसरा कूपन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 कूपन पूरे हुए तो आप अपने बॉन्ड की पूरी राशि ले आते हो। ठीक, नेक्स्ट, अगर ये कूपन 0 कूपन बॉन्ड है, अगर ये कूपन नहीं दे, कोई भी कंपनी चाहती है कि मैं डेली ब्याज नहीं दे सकती, तो उसके द्वारा बिना कूपन का बॉन्ड जारी किया जाता है, उसे कहा गया 0 कूपन बॉन्ड। तो ये क्या अल्पकालीन प्रतिभूति है? नहीं, ये दीर्घकालीन प्रतिभूति है। तो ये आंसर यहां पे गलत हो गया। तो आंसर इसमें कौन सा सही है? पहला और तीसरा आंसर सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी आंसर सही है। ध्यान दीजिएगा, कॉल मनी और आपका प्रोमिसरी नोट्स बोल दो चाहे कॉमर्शियल पेपर बोल दो, ये अल्पकालीन प्रतिभूति है, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड 0 कूपन बॉन्ड ये आपकी दीर्घकालीन प्रतिभूति के रूप में काम में लिया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? एफडीआई, बात यहां पे की गई एफडीआई की। एफडीआई क्या होता है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब विदेशी अर्थव्यवस्थाओं से घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो उसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर ये निवेश विलय, अधिग्रहण या नई कंपनी स्थापित करने के लिए किया जाता है तो इसे एफडीआई कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो विदेशी निवेश को अपन एक कहा जाता है एफडीआई और एक अपन विभाजित करते हैं एफआईआई में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा एक कहा जाता है यूरो इश्यू, एक कहा जाता है यूरो इश्यू के बारे में। एफडीआई जो प्रत्यक्ष रूप से निवेश किया गया है विलय, अधिग्रहण या नई कंपनी की स्थापना करने में, वो एफडीआई है। अभी हाल ही में अरविंद मायाराम समिति के अनुसार यदि किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 10% से ज्यादा निवेश किया जाता है तो उसे एफडीआई कहा जाएगा, और अगर असूचीबद्ध कंपनी के शेयर बाजार में निवेश किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? एफडीआई कहा जाएगा। क्यों? यह माना जाता है असूचीबद्ध कंपनी से पैसा निकालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, तो इसे भी किसमें शामिल किया जाता है? इसे भी एफडीआई में शामिल किया जाता है। यह क्या कह रहा है? यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है
यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों के द्वारा किया जाने वाला निवेश है। नेक्स्ट अगला, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाने वाला निवेश FII है। यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाह है। बिल्कुल, FDI अगर आएगा तो ऋण का सृजन नहीं होता है। FDI एक्चुअल में निवेश है। अगर FDI बंदा कोई कर रहा है तो उसको लाभ प्राप्त होगा। अगर किसी शेयर बाजार में उसने किसी कंपनी के शेयर उसने खरीदे हैं तो उसको उसके लाभांश की प्राप्ति होगी। तो ये क्या है? ये मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। दोस्तों ध्यान करना, सूचीबद्ध कंपनी में अगर 10% से ज्यादा निवेश है तो उसे FDI कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। तो आंसर यहां पे कौन सा? बी आंसर सही है। ध्यान देना, अरविंद मायाराम कमेटी के द्वारा जो परिभाषा चेंज की गई थी उसमें कहा गया था अगर सूचीबद्ध कंपनी में 10% से ज्यादा निवेश किया जाता है तो उसे किस में शामिल किया जाएगा? आपका FDI में शामिल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करें, कौन सा कथन सही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में? भारत का माल निर्यात भारत के माल आयात से कम है। भारत का माल निर्यात भारत के माल आयात से कम है। बिल्कुल, भारत का माल निर्यात भारत के माल आयात से कम है। इसी कारण तो भारत को क्या होता है? व्यापार घाटा होता है। भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है। केवल 2 वर्षों को छोड़ दे तो भारत लगातार व्यापार घाटे की स्थिति में रहा है। घाटा कब है? जब भारत का निर्यात भारत के आयात से क्या है? कम है। भारत के लोहा, इस्पात, रसायनों, उर्वरकों, मशीनों आदि के आयात में हाल ही में कमी आई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। भारत की सेवा का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। बिल्कुल, भारत की सेवाओं का निर्यात भारत के सेवाओं के आयात से क्या है? ज्यादा है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते घाटे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तीनों बातें सही हैं। अगर अपन बात करें व्यापार घाटे की, 3.5% से ज्यादा भारत को व्यापार घाटा और इसके साथ साथ में 2.1% ज्यादा चालू खाता घाटा भारत को प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान में भी घाटा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देखिए, केवल 1 व 2, केवल 2 व 4 और केवल 3, या फिर ये कह रहा है आपका 1, 3 व 4। कौन सा कथन इनमें से क्या है? सही है। तो बात करेंगे दोस्तों, 1, 3 और 4 कथन क्या है? यहां पे सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला, कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किस पदार्थ की श्रेणी से आता है? कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातु, दुर्लभ तत्वों की, यूरेनियम। ध्यान देना दोस्तों, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, एक दिन मैंने आपको भारत में तेल का बढ़ता जो तेल का गणित समझाया था, उसमें क्वेश्चन एक प्रसंग आया था जिसमें अपन ने वीडियो पे चर्चा की थी, गिरता तेल का मूल्य। वहां पे अपन ने देखा था और बार बार अखबारों में खबर आ रही थी, तेल नेगेटिव दर को प्राप्त हुआ। तो ये एक्चुअल में क्या है? एक स्टैंडर्ड ग्रेड है किसकी? क्रूड ऑयल की। कौन सा? आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, वेस्ट जो आपको टेक्सास इंटरमीडिएट है, अमेरिका में प्राप्त होने वाला क्रूड ऑयल है, जो कि एकदम से स्वीट क्रूड ऑयल बोला जाता है। हल्का होता है क्योंकि ये आपका उत्सर्जन कम करता है। इसके अलावा ब्रेंट और दुबई क्रूड, इसके अलावा ब्रेंट और दुबई क्रूड 3 श्रेणियां मानी जाती है। ब्रेंट और दुबई क्रूड 3 श्रेणियां मानी जाती है क्रूड ऑयल की। एक तो ब्रेंट क्रूड ऑयल, एक आपका दुबई क्रूड ऑयल। जो आपका ब्रेंट और दुबई है, इसमें भारत के द्वारा व्यापार किया जाता है। आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में भारत के द्वारा व्यापार नहीं किया जाता। जो तेल की नेगेटिव रेट आई थी वो इसी तेल में नेगेटिव रेट आई थी, इसी क्रूड ऑयल में नेगेटिव रेट आई थी। एक्चुअल में देखा जाए तो उसका इफेक्ट भारत पे नहीं पड़ा, क्योंकि भारत इस श्रेणी के तेल का व्यापार नहीं करता है। भारत ब्रेंट और दुबई क्रूड का व्यापार करता है। एक्चुअल में हुआ ये चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में रहने का कारण था आपका ओपेक समूह, जिसमें रशिया को भी शामिल किया जाता है, समझौता नहीं बनने के कारण से
सऊदी अरब और रूस दोनों ने तेल का उत्पादन जारी रखा। एक तरफ तेल की मांग कम और एक तरफ उत्पादन ज़्यादा। क्योंकि होता क्या है, तेल कंपनियों के द्वारा तेल का उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर मोटर को बंद कर दें तो उसको स्टार्ट करना बड़ा ही कठिन काम होता है। तेल का उत्पादन बढ़ रहा था, मांग उसकी घट रही थी। उस स्थिति में यह देखा गया, ये जो आपका टेक्सास इंटरमीडिएट है इसके दाम नेगेटिव दरों में आ गए और आपने कहा था नेगेटिव दरें चल रही हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, ये आपका कच्चे तेल का एक स्टैंडर्ड है और 3 स्टैंडर्ड पाए जाते हैं, एक ब्रेंट, एक दुबई और एक आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण सम्मिलित किए जाते हैं? नॉन फाइनेंशियल डेप्ट। नॉन फाइनेंशियल डेप्ट की बात करें तो जिसके लिए आप कहीं न कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फाइनेंशियल डेप्ट आता है। नॉन फाइनेंशियल ऋण किसे कहा जाता है? परिवारों द्वारा बकाया गृह ऋण। क्या इसे नॉन फाइनेंशियल डेप्ट कहा जाएगा? नहीं, ये नहीं है। हाँ, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट में क्या किया जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल सरकार के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 1 साल से कम के जो बिल जारी किए जाते हैं उसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल एक्चुअल में देखा जाए तो अल्पकालीन बॉन्ड है जो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, सरकार उनको वापस 1 साल में पूर्ति कर देती है। तो तीनों की तीनों ऐसी अवस्थाएं हैं जो किसमें शामिल किए जाते हैं, आपके गैर वित्तीय ऋणों में शामिल किए जाते हैं, जिनका ज़्यादा इफेक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं होता है। व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ट्रिम्स व्यापार संबंधी निवेश उपाय। दोस्तों ध्यान करेंगे, WTO जिसकी स्थापना जनवरी 1995 को की गई थी। जनवरी 1995 को स्थापित किया गया आपका WTO, जिसके तहत 6 समझौते किए गए थे। या WTO के उरुग्वे दौर की वार्ता की अपन बात करें या फिर मराकेश समझौते की बात करें जिसके तहत WTO की स्थापना की गई थी, 6 तरह के समझौते उसमें किए गए थे, जिनमें आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ग्रेट है, गेट्स है, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, गेट है, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है। इसके अलावा अगर बात करें तो एग्रीकल्चर एंड कॉटन ट्रेड के ऊपर जो एक्ट लगाया गया है, ट्रेड किया गया उसके बारे में, सेवाओं के बारे में, निवेश के बारे में, ठीक है ना, कई तरह के इसके द्वारा 6 प्रतिबंध। आपका जो बात करें तो एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने जो आपका व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उन पर उन्होंने क्या किया है, 6 तरह के इन्होंने यहाँ पे क्या लगाए हैं, समझौते व्यापार के किए गए हैं। एक समझौता है जो निवेश के लिए है। निवेश, एक देश जब दूसरे देश में निवेश करता है तो दूसरे देश के द्वारा जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा उस पर प्रतिबंध ना लगाए जाए, इससे रिलेटेड कुछ जो नियम या समझौते किए गए हैं। मुद्दे की बात यहाँ पे निकल के आती है, कोई भी देश जब दूसरा देश उसमें निवेश करता है तो प्रतिबंध किस प्रकार लगा सकता है। जैसे मान ली एक अमेरिका की कंपनी भारत में आती है तो भारतीय सरकार के द्वारा अमेरिका कंपनी कहा जा सकता है आप कच्चे माल की खरीद यहीं पे करोगे, अपने उत्पादन की इतनी मात्रा में आपके द्वारा क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। आप अगर कुछ आयात करते हो तो उतना निर्यात भी करोगे, उसको भी संतुलित करोगे, ठीक है ना। आप जो भी तकनीक लेके आ रहे हो हमारे लोगों को भी तकनीक दोगे। यानी इस तरह की अगर बातें की जाए तो उसे कहा जाता आपने उस निवेश को प्रतिबंधित किया है। तो जो आपके इन्वेस्टमेंट मेजर्स से जो रिलेटेड उपाय थे उनकी अगर चर्चा करें तो इनमें से कौन सा कथन सही, इसने पूछा है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निर्देश होते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है, उनके आयात पर जो परिमाण लगाया जाता है उसको निश्चित किया गया है कि आप किसी भी तरह का इन पर ऐसा बाउंडेशन नहीं करेंगे। ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश पे लागू होते हैं। नहीं, ट्रिम्स के तहत सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। केवल और केवल किसको शामिल किया जाता है, केवल और केवल यहां पे शामिल किया जाता है दोस्तों वस्तुओं के व्यापार को। ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। नहीं, इनको विदेशी निवेश को रेगुलेट नहीं करना है,
इससे निवेश से संबंधित नहीं है, ये तो निवेश के ऊपर प्रतिबंध से संबंधित है, ठीक है ना। नियमन नहीं किया जाता है। नियमन करने के लिए तो अपन क्या करते हैं भाई, नियमन करने के लिए तो फेमा और फेरा जैसे एक्ट है जिन पे अपन विदेशी पूंजी का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। ये नियमन से संबंधित नहीं है। तो यहां पे आंसर हुआ पहला और तीसरा आंसर सही है, यानी सी आंसर इसके बारे में क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें। यदि आरबी प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों, आरबी मौद्रिक नीति अपन पढ़ रहे थे तो आप इस बात को जान रहे हो, आरबी के द्वारा दो तरह की मौद्रिक नीतियों को काम में लिया जाता है। कौन कौन सी? एक एक्सप्रेशनरी मौद्रिक नीति जिसे आप कहते हो प्रसारवादी मौद्रिक नीति, और एक कंस्ट्रक्शन मौद्रिक नीति जिसे कहा जाता है आपका संकुचनवादी मौद्रिक नीति। संकुचन और एक आपका प्रसार। संकुचन का मतलब मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में कम कर देना, और प्रसार का मतलब मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में बढ़ा देना। यहां यदि आरबीआई के द्वारा तरलता में वृद्धि की जाती है तो इसे कहा जाता है प्रसारवादी मौद्रिक नीति। लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है तो प्रसारवादी मौद्रिक नीति। अगर आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति में तरलता को कम किया जाता है तो इसे कहा जाता है संकुचनवादी मौद्रिक नीति। तरलता में कमी की जाती है तो संकुचनवादी, तरलता को बढ़ाया जाता है तो प्रसारवादी। तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करती है, ब्याज दरों में कमी करती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा लोग क्या करेंगे, मांग करेंगे। अगर संकुचन करना हो तो आरबीआई क्या करती है, ब्याज दरों में वृद्धि करती है, जिससे लोग ऋण की मांग नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था में तरलता नहीं होगी। यही तो होता है। अब इन्होंने पूछा कि अर्थव्यवस्था में प्रसारवादी मौद्रिक नीति का निर्णय लेता है तो अर्थव्यवस्था में क्या नहीं करना चाहिए, आरबीआई को क्या नहीं करना चाहिए। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। क्या विस्तारवादी मौद्रिक नीति में वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसको कम नहीं करना चाहिए? ऐसा करेगी तभी तो तरलता होगी। मान लीजिए अभी वर्तमान में एसएलआर की दर 18 है, अगर एसएलआर की दर को घटा के 17 कर दे तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा आएगा। ऐसा तो करना चाहिए। नेक्स्ट अगला, सीमांत सुविधा दरों को बढ़ाना। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली अल्पकालीन सुविधा होती है, जिसके तहत आरबीआई उनको एक उस मार्जिन पर, उस सीमा पर बने रहने के लिए क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अगर इस दर को बढ़ा देंगे तो बैंक कम से कम ऋण क्या करेगा, आरबीआई से ग्रहण करेगा। यानी अगर आरबीआई को तरलता बढ़ानी है या विस्तारवादी नीति काम में लेनी है तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना। दरें जितनी घटाई जाएगी उतना ही ज्यादा विस्तार बढ़ेगा। यहां पे दर बढ़ाने की बात है तो आंसर इसका कौन सा सही होगा, दूसरा आंसर सही है। ऐसा आरबीआई को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर बढ़ाने से तरलता बढ़ती नहीं है, तरलता घटती है, और तरलता घटती है तो इसे मौद्रिक प्रसारवादी मौद्रिक नीति नहीं कहते हैं, इसे संकुचनवादी मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो क्लियर है दोस्तों। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ध्यान देना, 1991 जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी। इसी आर्थिक सुधारों को भारत में एलपीजी की शुरुआत कहा जाता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट आपका ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, इन्हीं सुधारों को राव सिंह सुधार भी कहा जाता है, और इन्हीं सुधारों को कहा जाता है भारत में एलपीजी की शुरुआत। एलपीजी का मतलब भारत में नियमों को ढील दी गई, भारत में प्राइवेटाइजेशन किया गया, और भारत में ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। मुद्दा यहां पे ये उठा कि इससे क्या क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़े। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। कार्यशील ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन के कारण से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण से क्या हुआ, या प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, या उदारीकरण जब से बढ़ा, या आर्थिक सुधार जब से हुए हैं, तो इसके कारण से कृषि के अलावा गैर आर्थिक गतिविधियां भी
एक गांव के लोगों का सोर्स बन चुकी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगला, इन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार वृद्धि दर में कमी आई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रोजगार में वृद्धि दर में कमी आई है क्योंकि गांव के लोग कहां पे शहरों की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। तो दो इफेक्ट यहां पे ग्लोबलाइजेशन के आपको दिखाई देते हैं। आंसर बी इसका तीसरा और चौथा क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेशन मैंने आपका लिया था सहकारी बैंकों के बारे में, याद होगा आपको, सहकारी बैंक सुधार, और ये बात मैंने आपको कही थी अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों पर शिकंजे को बढ़ाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आना डेफिनेट तय है। तो देखिएगा, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। ये कहना चाह रहा है कि आपके सहकारी बैंक वाणिज्य बैंकों की तुलना में कृषि में ज्यादा ऋण देते हैं। जबकि दोस्तों अगर चर्चा की जाए कृषि में ऋण की बात करें तो कृषि में ऋण का सबसे ज्यादा हिस्सा वाणिज्य बैंकों का, लगभग 75% वाणिज्य बैंक, उसके बाद में सहकारी क्षेत्र, और सबसे अंत में जो लोन दिया जाता है वो ग्रामीण बैंकों के द्वारा। ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में, क्यों अपन बार बार इस चीज को लेकर क्या हो जाता है, आदमी ज्यादा आसान्वित रहता है कि भी सहकारी बैंक है और ग्रामीण बैंक है, इनकी तो स्थापना ही कृषि के लिए की गई। लेकिन ध्यान करना, वाणिज्य बैंकों को भी अपने टोटल ऋण का पीएसएल के रूप में 40% हिस्सा देना पड़ता है, जिसमें से कृषि भी एक क्षेत्र है जिसमें 18% इनको ऋण देना ही पड़ता है। इन वाणिज्य बैंकों का, कॉमर्शियल बैंकों का पीएसएल इतना ज्यादा हो जाता है जिस मात्रा में सहकारी और ग्रामीण बैंक नहीं दे पाते हैं। तो इनकी जो वास्तव में ऋण की अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, सबसे ज्यादा वाणिज्य बैंक लगभग 75% तक देता है, उसके बाद में सहकारी बैंक 12-12.5% से ज्यादा, और ये 12 पॉइंट समथिंग आपका ग्रामीण बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऋण किसने दिया, वाणिज्य बैंक ने दिया, यानी ये आंसर, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। डीसीसीबी यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध करवाना है। क्या ये है क्या ऐसा? बिल्कुल, ये इनको निधि उपलब्ध करवाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो आंसर आपका दूसरा सही है। जब भी अपन सहकारी साख समितियों को देखते हैं, सहकारी साख को देखते हैं, तो ऊपर ही ऊपर आपका राज्य सहकारी बैंक, उसके नीचे जिला केंद्रीय बैंक, और उसके सबसे नीचे आती है आपकी सहकारी साख समितियां। देखिए, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंकों के नीचे आपका जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के नीचे आता है प्राथमिक साख समितियां, प्राथमिक साख समितियां। प्राथमिक साख समितियों का काम होता है, ये जिला केंद्रीय बैंकों का काम होता है इन प्राथमिक साख समितियों के लिए वित्तीय सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि भरपाई व अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः कौन से लाभ, निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं? अगर मान लीजिए किसी ने साइबर बीमा करा रखा है और उसके खिलाफ कोई भी अपराध होता है, तो बीमा कंपनी भी, बीमा का मतलब जोखिम का कवरेज होना, रिस्क को कवर करना। तो कौन कौन से कारक है जहां पर बीमा कंपनी रिस्क कवर करेगी? यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है, तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर प्रणाली को नष्ट कर देता है या बाधित करता है, तो उसको सुधारने की लागत, इसीलिए तो रिस्क के कारण ही तो बीमा ली गई है, शामिल किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यह प्रमाणित हो जाता है किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है, तो कंप्यूटर की लागत, नए कंप्यूटर की लागत क्या बीमा कंपनी द्वारा दी जाएगी? क्या बीमा कंपनी द्वारा जानबूझकर किए जाने वाले कार्यों की भुगतान नहीं किया जाता है, जोखिम का भुगतान है। अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो तो आपको इसके लिए कोई भी चीजें नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बीमा कंपनी उस एक्सीडेंट को पूरे को देखेगी, क्लेम तभी पास होगा। अब पता चल जाए मैंने जानबूझकर ऐसा किया, पता चला खड़ी गाड़ी पे पत्थर मार दिया, तो क्या उसके लिए भरपाई करेगी? क्या नहीं करेगी? ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है
तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सुविधा ली जाने वाली लागत, बिल्कुल परामर्शदाता की सुविधा लियो तो आपको भुगतान किया जाएगा। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव के लिए लगने वाली लागत, बिल्कुल इसका भी भुगतान किया जाएगा। केवल जानबूझकर की जाने वाले नुकसान का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा यानी बी आंसर हो जाएगा। इसमें पहला, तीसरा और चौथा क्या है, आंसर सही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय विषय और समझौता, कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें समझौता मेल नहीं खा रहा है। सबसे पहले इसने कहा अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। दोस्तों ध्यान करना, अल्मा आटा घोषणा, इसे अल्माटी घोषणा भी कहा जाता है, 1978 में हुई थी। इसमें कहा गया था हेल्थ फर्स्ट और प्राथमिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए ये आपकी घोषणा की गई थी। हाल ही में 2018 में अस्ताना में इसके लिए सम्मेलन हुआ था, तब ये जाके क्या आया था, चर्चा में आया था। तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अल्मा आटा घोषणा, जिसे अल्माटी घोषणा भी कहा जाता है, 1978 में, यानी ये बात सही है। हेग समझौता जैविक व रासायनिक शस्त्र के लिए। देखो दोस्तों, हेग समझौते की बात की जाए तो अभी चर्चा में रहा है। 1980 में जो हेग समझौता हुआ था ये बाल अपहरण के खिलाफ था। बाल अपहरण, अगर दो मान लीजिए, बाल अपहरण किसे कहा जाएगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति किसी बच्चे को उसकी जगह पे नहीं देने का अधिकार बाल अपहरण है। जैसे दो माता पिता, एक माता पिता है, माता पिता आपस में डिवोर्स हो जाता है और माता झगड़ करके अपने बेटे को अमेरिका से भारत शिफ्ट हो जाती है या फिर भारत से अमेरिका शिफ्ट हो जाती है, तो उसके लिए हेग समझौता किया गया था। कई सारे देश इसमें शामिल है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि भारत में ये कानूनों के खिलाफ माना जाता है। तो ये भी चर्चा का विषय रहा है हेग समझौता। ये आंसर गलत है जो कि बाल अपराध से संबंधित है। तलानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तलानोवा की बात अगर की जाए दोस्तों, तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता है जो कि COP23 जिसका आयोजन बोन जर्मनी में किया गया था। बोन जर्मनी में जिसका आयोजन किया गया था। तलानोवा अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपके जो फिजी देश के द्वीप समूह है, उनके आसपास के द्वीप समूह में लोग जो निवास करते हैं, उनके रहने की प्रक्रिया परंपरा की एक पारंपरिक रीति है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करके स्वतंत्रता से रहते हैं। इस घोषणा पत्र में जो आपके पेरिस समझौता 2015 में था, इसको स्वीकार करने की बात, किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है और जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, तलानोवा संवाद। तो ये बात क्या है, सही है। अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। अंडर 2 गठबंधन, ये आपका अंडर 2 कोalition 2015 में आपका कैलिफोर्निया सेंटा क्रेटा में किया गया था, जिसे 2017 में अंडर 2 कोalition कहा जाने लगा। ये दोस्तों आपका ग्रीन हाउस इमिशन कम करने के लिए है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करने के लिए कौन सा गठबंधन, अंडर 2 गठबंधन 2015 में कैलिफोर्निया में हुआ था। 2017 से इसे क्या कहा जाने लगा, अंडर 2 गठबंधन कहा जाने लगा था। क्लियर हुआ। तो यहां पे से आंसर कौन सा होगा, सी आंसर सही होगा। पहला और दूसरा क्या है, सुमेलित है, चौथा और आपका दूसरा सुमेलित यहां पे नहीं है। क्लियर। अगला, तो ये कुछ बात थी दोस्तों किसके बारे में, आपके यूपीएससी में पूछे गए इकोनॉमिक सेक्शन के क्वेश्चन के बारे में। लगभग 22-23 क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन में पूछे गए थे जिनको आपको इस तरीके से हल करना था। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।